आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Dear second year accounting student, Assalamu alaikum. Dear students, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के रोज़े पूरे जा रहे हैं और माशाल्लाह तरावी भी चल रही है। जब इस क्लास को तरावी के बाद रखा गया है बेटा, ताकि तमाम स्टूडेंट्स तरावी बाकायदा पढ़ लें, उसके बाद सही मज़ा आए। इस संडे को कल यानी इंशाअल्लाह आपका जो 4th कंपटीशन अकाउंटिंग का स्टूडेंट्स 4:15 से 5:15 बजे शाजी कॉलेजिएट के पेज पर ये कंपटीशन विजिबल हो जाएगा। उसमें सिंगल एंट्री आएगा और दूसरे सब्जेक्ट्स का तो आपके बाकी टीचर्स बताएंगे। तो आइए हम मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर आज सिंगल एंट्री के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करते हैं। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। सिंगल एंट्री में पहला एमसीक्यू है कि नेट वर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मींस एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट्स ओवर, ज्यादा हो टोटल एसेट किससे? तमाम स्टूडेंट्स बताइए। नेटवर्थ मेथड कहते हैं कैपिटल निकालने को। स्टूडेंट्स, कैपिटल निकालने का क्या फार्मूला है? कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों कैपिटल निकालिए, तो आप लोग कहते थे सर कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। तो कैपिटल क्या है? वो नेटवर्थ है किसी कंपनी की। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू कौन सा सही लग रहा है? इस सवाल में कौन सा एमसीक्यू आपको सही लग रहा है? ए सही लग रहा है, कमेंट में लिखिए। बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी। तो फार्मूला देख के यकीनन तमाम स्टूडेंट्स कह बैठेंगे, कह उठेंगे कि सर जी इसका आंसर ए सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने कमेंट में ए लिखा, जिनका ए है वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए बच्चों सेकंड एमसीक्यू को। एग्जामिनर ने आपसे सिंगल एंट्री के अंदर, बच्चों आपको याद हो कि आपने प्रॉफिट निकालना होता है एक कैपिटल मेथड से। तो एग्जामिनर ने उस स्टेटमेंट को जरा सा मैनिपुलेट किया और कहा बताएं क्या आएगा। तो बताइए, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग एट करो, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग एट करो तो नेट इंक्रीज इन कैपिटल आता है। फिर आपको याद हो उसमें से कैपिटल एट स्टार्ट या एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हो, माइनस करो तो प्रॉफिट आता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर कैपिटल एट एंड में से एंड में ड्राइंग ऐड कर दो और प्रॉफिट इसमें से हटा दो तो बाकी क्या आ जाएगा? जी हाँ, आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है जरा कमेंट में लिखिए कि आपको लगता है कि इसका जवाब क्या होगा। तो प्रॉफिट, अगर आज छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ कर दूं तो शायद आपके समझ में आ जाए, अगर जिन स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई ना हो रहे हो। देखिए, कैपिटल एट एंड होता था बेटा, कैपिटल एट एंड के अंदर कैपिटल एट एंड होता था, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग प्लस करते थे आप लोग। जो आंसर आता था उसमें से आप माइनस करते थे, कैपिटल एट स्टार्ट। और अगर इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया होता था, कुछ याद आया बच्चों आप लोगों को, तो आपका प्रॉफिट आता था। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आएगा?
तो यकीनन कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। तो क्या ऑप्शन में चेक कीजिए कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है? तो जी हाँ, आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इसका आंसर ए है, कैपिटल इन बिगनिंग। आगे चलिए बच्चों, एक और एमसीक्यू है बेटा। इफ द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 20% and the cost of goods sold 1 lakh, then the amount of gross profit is equal to, कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% हो। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वो पूछ रहा है कि आपका सेल, आपकी सेल आपको मालूम नहीं है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख रुपए दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और वो आपसे मालूम करने जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 20% है सेल का। तो एक बात बताइए, सेल अगर 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट 20% है सेल का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना परसेंट हुआ बेटा? 80% हुआ। कितना हुआ बेटा? 80। अब वो आपसे कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कीजिए। तो आप 1 लाख का अगर 20 से मल्टीप्लाई और 80 से डिवाइड कर दें तो देखिए आंसर क्या आएगा, 25,000। तो देखिए बच्चों, क्या ऑप्शन में वेरी गुड, कुछ बच्चों ने पहले ही इसका जवाब बता दिया था कि इसका जवाब बी है 25,000। माशाल्लाह बेटा। आगे चलते हैं बेटा, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, हमें थोड़ा फास्ट चलना होगा। कुछ स्टूडेंट फिर ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन बेटा अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो टाइम लिमिट के अंदर ये हम नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। इजाजत दीजिए आप लोग जरा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सोल प्रोप्राइटर ओनरशिप का बिजनेस है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। कैपिटल एट एंड दिया हुआ है, प्रॉफिट बता दिया, ओपनिंग कैपिटल बता दिया, वो कह रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो बेटा आपने अभी अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, फिर बना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले लेते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड में ऐड करते हैं ड्राइंग, जो आंसर आता है उसमें से माइनस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, पूरा याद आ गया आप लोगों को, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो आपका प्रॉफिट आता है। एग्जामिनर कह रहा है प्रॉफिट 12,000 है, प्रॉफिट 12,000 है, ओपनिंग कैपिटल 1,76,000 है, कैपिटल एट एंड 2.5 लाख दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और ड्राइंग आपका है 8,000। अब बताइए वो कह रहा है यहां की एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालें, तो आपने सीधा सीधा पहले इन दोनों को ऐड किया, 2,58,000 आ गया, और 2,58,000 में दोनों को जमा करके आ गया, और आपका कैपिटल एट स्टार्ट है 176,000। अब वो ये कह रहा है कि 258 में से दो चीजें माइनस करो तो 12,000 आएगा। तो वो दो चीजें क्या माइनस की जाएं कि ये 12,000 आ जाए? तो आप 258,000 में से 176 माइनस करें और फिर 12,000 माइनस करें, तो देखिए क्या आपका आंसर 70,000 आता है बेटा। अगर आप चाहें तो चेक कर लें कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये हो जाएगा 246, और 246 को जब मैं 258 में से माइनस करूंगा तो 12 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ने ये 70 निकाला कैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट का? तो आप इसका जवाब ये है कि 258 में जब आपने 176 माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से 12 माइनस कर दिया, तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर, जी हाँ कुछ स्टूडेंट ने पहले ही आंसर कर दिया कि इसका आंसर 70,000। जबरदस्त। आगे चलते हैं बेटा। पॉइंट एमसीक्यू नंबर 5 है, ये भी कैलकुलेशन वाला है बेटा। कैलकुलेशन के अंदर एग्जामिनर इस दफा ड्राइंग की अमाउंट मालूम करना चाह रहा है, तो जरा जल्दी से बताइए, तमाम स्टूडेंट कैलकुलेटर ऑन करिए, खुद निकालिए, बताइए प्रॉब्लम 5 का क्या जवाब है। अब यही वाला स्टेटमेंट है बेटा, यही वाला स्टेटमेंट है, लेकिन इस दफा स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने प्यारे बच्चों
क्या चीज गायब कर दी है, क्या चीज इसमें से गायब कर दी है एग्जामिनर ने? इस दफा एग्जामिनर ने ड्राइंग गायब कर दिया, ड्राइंग गायब कर दिया। बाकी चीजें पुट कर दें आप। 5,30,000 दिया हुआ है, ड्राइंग मालूम करनी है। कैपिटल एट स्टार्ट दिया हुआ है 657,000 और आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है 50,000, आपका प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,10,000। अब आप एक बात बताइए, रिवर्स चलना होगा। 1,10,000 जो इन दो को माइनस करके आया है कैलकुलेटर पर, 1,10,000 में इन दोनों को प्लस कीजिए बेटा और यहां लिख दीजिए, और फिर इसमें से 5,30,000 माइनस करके देखें तो ड्राइंग कितना आ रहा है। जल्दी से कमेंट में लिखिए ड्राइंग कितनी आ रही है, कमेंट में लिखिए ड्राइंग कितनी आ रही है। शाबाश, इस सवाल में कमेंट में लिखिए ड्राइंग कितनी आ रही है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही आ रहा है, सी सही आ रहा है? तो शाबाश बेटा, माइनस करके जिन स्टूडेंट्स का जवाब 287 आ रहा है, सी आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। वेरी गुड बेटा, बेहतरीन जवाब। आगे चलिए, तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉर्मली प्रैक्टिस इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। वेरी गुड, इसको बताइए इसका कौन सा जवाब सही है? कि मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वगैरह यूज नहीं करती, स्मॉल बिजनेसेस यूज करते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या बहुत हुआ मेरे बच्चों। तो बताओ ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, पार्टनरशिप। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एमसीक्यू नंबर 7 आपसे पूछने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए होगी। We can find out the net worth of the business both at the beginning and the end of the capital in the single entry system by, बताइए हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम नेट प्रॉफिट कह रहा हूं, सॉरी, नेट वर्थ निकाल सकते हैं, बोथ बिगिनिंग का भी और एंडिंग का भी। आपको पता है कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकालने का फार्मूला तमाम स्टूडेंट को पता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है। आप बता सकते हैं एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करो तो कैपिटल आ जाता है। ये किस किस्म के फॉर्मेट में या स्टेटमेंट में हम निकाल सकते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास। बताइए स्टूडेंट्स, आपको इनकम स्टेटमेंट सही लग रहा है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सही लग रहा है, ए सही लग रहा है, बी, सी या डी? तो जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ये बैलेंस शीट, इट इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट, ठीक है। इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट से कहते हैं। इसका फायदा ये होता है, इससे पता चल जाता है कि कंपनी के पास क्या एसेट लायबिलिटीज हैं और उसको माइनस करके उसका कैपिटल कितना है। अगर आप बिगनिंग में निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपका कैपिटल एट स्टार्ट निकलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू, और अगर दिसंबर में निकाल रहे हैं तो कैपिटल एट एंड निकलेगा। आगे चलिए बच्चों, इन सिंगल एंट्री देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डैश अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये है तो बुनियादी तौर पे बेटा ब्रिटिश अप्रोच के सिंगल एंट्री के अंदर, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को नॉमिनल और रियल अकाउंट्स पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन अब आया है एमसीक्यू तो जवाब देना होगा। देखिए, 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं, जैसे रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। होता यह है कि हम जो पेमेंट करते जाते हैं ना, वो एक्सपेंसेस लिखते नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, इनकम और रेवेन्यू, बस पैसे आ रहे हैं हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हम कोई प्रॉपरली सेल का अकाउंट, सैलरीज का अकाउंट, वेजेस का अकाउंट, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। तो ऐसे तमाम अकाउंट्स को हम कहते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। तो ये कैम्ब्रिज कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू है, लेकिन आया है आपके पास तो आंसर तो करना है बेटा इसको। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स, आप लोग भी याद कीजिए, फर्स्ट ईयर में आपको इस तरह नहीं पढ़ाया कि रियल अकाउंट्स कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, और हमें पढ़ाया जाता है एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, ओनर्स इक्विटी क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्या है। ठीक है बेटा, आगे चलिए, एमसीक्यू नंबर 9 पे आइए।
इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि जब सिंगल एंट्री में नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो बताएं क्या चीज बनी नहीं सकती इसमें? ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। शाबाश बच्चों, जबरदस्त, बेहतरीन जवाब। ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात बताइए, एमसीक्यू नंबर 10। बेटा मजबूर हूं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत एमसीक्यूज हैं। दिल तो चाहता है कि हर एमसीक्यू पे पूरी पूरी स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को, पूरी पूरी कैलकुलेशन दिखाऊं, लेकिन बेटा इतने ज्यादा एमसीक्यूज करने के लिए मेरे बच्चों हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है, ठीक है? इन अपियरेंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू, बताइए। अभी 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 चंद सेकंड पहले मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लाइक क्या होता है। कुछ बताएं, ABCD में क्या होता है, लिखें कमेंट में। जी हाँ, अभी चंद लम्हों पहले बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लाइक अ बैलेंस शीट। जबरदस्त। आगे आइए बेटा, फिर वही आ गया इन सिंगल एंट्री नेट वर्थ मेथड। बेटा नेट वर्थ मेथड में कैपिटल्स के थ्रू आप क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। कह रहा है वो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जरा एक नजर चारों ऑप्शन देखिएगा। आपको A ठीक लग रहा है, आपको B ठीक लग रहा है, A में ड्राइंग ऐड किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दिया, ये तो हो नहीं सकता। इसमें ड्राइंग भी ऐड कर दिया, फ्रेश कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दिया, बी भी नहीं हो सकता। जी हाँ, आपका जवाब सी सही कह रहे हैं आप लोग, सी है इसका जवाब। कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करें और 2 चीजें माइनस होती हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट। बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन बच्चों, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आइए 12 पे आ जाइए तमाम क्लास के स्टूडेंट्स। 12 में बताइए, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स 12 में बताइए, तवज्जो चाहूंगा आप सबकी कि 12 में बताइए आप लोग बच्चों। 12 में हम चलते हैं तो 12 के अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज एडेड टू द अनएडजस्टेड प्रॉफिट इन द सिंगल एंट्री बेसिस। बच्चों एक सवाल एग्जामिनर ने किया है कि किसके अंदर क्या चीज ऐड होती है। आप याद करें, जब मैं आपको सिंगल एंट्री सॉल्व करा रहा था क्लास में, तो आप कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करते थे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्टार्ट लेस करते थे, अदर एक्सपेंसेस माइनस करते थे, तो आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता था। या अब बताइए उस अनएडजस्टेड प्रॉफिट में फाइनल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहता था कि कोई प्रीपेड हो, कोई एक्रूड एसिड हो, जो लेना हो, कोई रिसीवेबल हो, कोई प्रीपेड हो, जो ऊपर कैपिटल एट एंड में ऐड होना रह गया है, तो एंड में उसको ऐड करेंगे। तो वो पूछ रहा है क्या चीज ऐड करेंगे, तो लिखिए कमेंट में बेटा कमेंट में लिखिए कौन सी चीज आपको लग रही है ऐसी ABCD में कि वो आंसर होगी। जी हाँ, शानदार, प्रीपेड है जो ऐड होगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। 13 पे आइए बच्चों। For which of the following is deducted from the unadjusted balance on the, अब इसका उलट आ गया कि क्या अनएडजस्टेड में हम एंड में ग्रॉस प्रॉफिट में, अनएडजस्टेड प्रॉफिट में अगर प्रीपेड एंड में ऐड कर देते थे, तो बताएं कौन सी चीज दी हुई हो जो लेस की जाती है। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, अदर एक्सपेंसेस दिए हो तो लेस किए जाते हैं, एक्रूड सैलरीज हो, डेप्शन हो, बैड डेट्स हो, जो एक्रूड खर्चा देना बाकी हो, या डेप्रिसिएशन या बैड डेट। तो चेक कीजिए कोई एक्रूड एक्सपेंस या डेप्रिस। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बेटा, जबरदस्त। आगे आइए बेटा, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, नंबर 14 में लिखा है इफ अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस मेंटेन ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस 9,000, बताइए अनएडजस्टेड प्रॉफिट 9,000 है, और प्रीपेड रेंट द ओनली एडजस्टमेंट 4,000, और प्रीपेड रेंट दिया हुआ है। अभी अभी ऊपर तय हुआ थ्योरेटिकली
और नीचे उठा के एग्जामिनर ने आपको इसकी प्रॉब्लम दे दी, यानी इसका ताल्लुक 12 से है। 12 में इसको थ्योरेटिकली बताया गया, 14 में प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करा दिया गया। उसमें लिखा था ना प्रीपेड ऐड करो। तो बताओ मेरे बच्चों इसका क्या जवाब होगा? 9,000 में जब तुम लोग 4,000 जमा करोगे तो इसका जवाब ABCD में कौन सा होगा? जी हाँ, आपने सही कहा, इसका जवाब 13,000 होगा। बेहतरीन जवाब। आ जाए 15 MCQ पे। बहुत सारे MCQs हैं बेटा, तेजी से चलना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिन लोगों के पास सेकेंड ईयर की बुकलेट है, मेरी एडवाइस है उनको कि वो बुकलेट निकाल के सामने रखें, ताकि बुकलेट में ही टिक करते जाएं तो उनको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? फिर वो समझे एक जगह काम जमा होता रहेगा। और मेरी एडवाइस है कि तमाम टीचर्स को कहिए, और रोजाना बुकलेट, जो ग्रैंड टेस्ट बुकलेट आ गई है, वो ग्रैंड टेस्ट बुकलेट सबके पास हो। हर टीचर से क्लास में मुतालबा कीजिए कि सर इस इतवार को हमारा इस चैप्टर का कंपटीशन है, काइंडली सर हम बुकलेट लेकर आए हैं, हमें क्लास में वो चैप्टर खोलिए और उसके MCQs हमें रिवाइज करा दीजिए। तो वो टीचर क्लास में ही एक बुकलेट टीचर पकड़ लेगा, एक बुकलेट आपके हाथ में होगी, MCQ पढ़ता जाएगा टीचर, आंसर बताता जाएगा, फिर उसमें से कोई 5, 8, 10 MCQs हम कंपटीशन में डाल देंगे। मेरे बच्चों अगर आप ये कर बैठे, ये कर दिया, 50% तो समझो आपके इम्तिहान में MCQs आ रहे हैं, आपका A1 ग्रेड कहीं जाएगा ही नहीं। बेटा थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, हम तमाम टीचर्स मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, तो आपके ताउन की शदीद जरूरत है। ठीक है बेटा, जितना ताउन करेंगे, और आपको चाहिए कि अपने तमाम टीचर्स का थैंक यू भी करें, यानी कमेंट में मुझे कम से कम थैंक यू तो कहो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और क्या क्या बनवा रहा हूं कि मेरे बच्चों का किसी तरह A ग्रेड, A1 ग्रेड रिटेन हो जाए, बढ़ जाए। तो तमाम टीचर्स को आपको कहना होगा थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सर शाह, थैंक यू वेरी मच। ये अपनी तारीफ मैंने बहुत ज्यादा कर दी, आई एम सॉरी। आगे है जी 15 में बताइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड तो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली वंस। ये तो समझो उसने खुद ही सवाल में ही जवाब निकाल के दे दिया कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक ही मर्तबा डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता। तो जी हाँ बच्चों, ABCD में कौन सा जवाब आप टिक करेंगे? सिंगल एंट्री। तो बहुत ही आसान था। अच्छा, तो सिस्टम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, अब देखें इसी का 16 में, इसी को एग्जामिनर ने जो 15 किया ना बेटा, जो 15 किया, 15 में एग्जामिनर ने 16 में उसको उल्टा कर दिया। उल्टे में आप वो पूछ रहे हैं, बताओ वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर आपको ड्यूल एक्सपेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों देखने, वो यकीनन आप सब बच्चे कहेंगे सर वो तो डबल एंट्री सिस्टम होता है। जबरदस्त। 17 अंडर द नेटवर्थ मेथड, नेटवर्थ मेथड के अंदर मेरे बच्चों आप प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग डैश बिगिनिंग एंड डैश एट एंड। नेटवर्थ मेथड मैंने शुरू में बताया कि मुनाफा हम निकालते हैं तो कंपेयरिंग डैश इन द बिगिनिंग एंड द डैश एट द एंड। किन दो चीजों को मेरे बच्चों कंपेयर कर कर हमें मुनाफा निकालना होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा? 17 में बिगिनिंग डैश में से एंडिंग डैश में से बिगिनिंग डैश अगर निकालें तो वो कौन सा जवाब है? स्टूडेंट बताइए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि इसका जवाब है बच्चों बी, कैपिटल बिगिनिंग और कैपिटल एट एंड। जबरदस्त बच्चों। नंबर 18 में एग्जामिनर कह रहा है इन कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम आर डैश आर पीरियड। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आप सिंगल एंट्री बना रहे हैं, फिर आपका कारोबार बढ़ गया, आपके मैनेजर ने, आपके मालिक ने डिसाइड किया कि भाई छोड़ो, अब हम अगले साल से सिंगल एंट्री को डबल एंट्री बनाया करेंगे। तो आपके पास जितना डाटा है उसकी आप साल के शुरू में जनवरी 1 को एक एंट्री तैयार करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे।
उस एंट्री को जो अगले साल को आप सिंगल एंट्री सिस्टम को बैलेंस शीट को देखकर अगले साल डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एंट्री कौन सी एंट्री है? जी हाँ बेटा, उस एंट्री का नाम है ओपनिंग एंट्री। क्या नाम है? ओपनिंग एंट्री। एंट्रीज नहीं होता, ये ओपनिंग एंट्री का वर्ड होता है, क्योंकि एक ही बनती है वो। ठीक है बेटा, आगे आइए। बहुत सही जवाब दिया आपने, 19। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, आपने माशाल्लाह इतना अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे भी। आगे आए बेटा। Under the single entry system, if the adjusted capital at end show an increase in the, क्या लिखा है, जरा सा उधर चला गया है ये, हाँ दोबारा पढ़ते हैं जरा। Under the single entry, if the adjusted capital at end show an increase as compare the amount of capital at start, the difference, हाँ भाई बच्चों, एग्जामिनर कह रहा है 19 में कि एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा हो जाए आखिर का बनिस्बत शुरू के, तो ज्यादा हो गया तो भाई क्या प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस? बताइए ABCD, बोलो बच्चों। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है कि इसका जवाब है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ होगा। और बच्चों एक बात बताओ, कभी एंड कम हो जाए और बिगिनिंग ज्यादा हो जाए तो वो लॉस हो जाएगा। 20 में बताइए, एग्जामिनर कह रहा है 20 में, a business is said to be using dash system, it is not following completing accounting principle bookkeeping of the dash system। कह रहा है वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर हम कंप्लीट तमाम उसूल डैश के डैश में यूज नहीं कर सकते, यानी पहले डैश में उस सिस्टम का नाम बताना है जिसकी वजह से हम दूसरे सिस्टम का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यूं कहूं कि अगर मैं फिल करके यूं कहूं कि अ बिजनेस सेट टू बी यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम, इट इज नॉट फॉलोइंग कंप्लीटली द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री अगर कोई यूज कर रहा है तो वो डबल एंट्री के उसूल यूज नहीं कर सकता। तो आपको प्यारे बच्चों मैंने पहले ही जवाब बता दिया, बताइए इसमें जवाब कौन सा सही है? बी सही है, शाबाश बच्चों। आगे आइए बेटा, आगे आइए जल्दी से। 21 में कैलकुलेटर निकालिए और बताएं, ओपनिंग कैपिटल 4125 था, एंडिंग 2830 था, ड्राइंग था, नेट इनकम, लॉस क्या होगा? आसान सा तरीका, कैपिटल कैलकुलेटर ऑन कीजिए, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड कर दीजिए, कैपिटल एट स्टार्ट लेस कर दीजिए, जल्दी से बताइए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो जी हाँ, इसमें आपका प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कैपिटल एट एंड और ड्राइंग ज्यादा है, और नहीं लॉस हुआ है, लॉस हुआ है इसमें। और कैसे लॉस हुआ है? क्योंकि कैपिटल एट एंड था 2830, उसमें ऐड किया 825, तो ये हो गए 3655, और 3655 को में से जब बिगनिंग कैपिटल माइनस किया तो बिगनिंग कैपिटल तो ज्यादा हो गया, तो इसमें लॉस हो रहा है बेटा, इसमें लॉस हो रहा है और 470 का लॉस हो रहा है। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। इन सिंगल एंट्री सिस्टम बैलेंस शीट इज रेफर टू, फिर आ गया वो ऊपर आया था बैलेंस शीट, इसमें किसको कहते हैं, क्या होती है बैलेंस शीट? इसमें सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट रेफर टू एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके थ्रू आप कैपिटल निकालते हैं। आगे चलिए, बैलेंस शीट का लेकिन यहाँ एक और जवाब भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिया हुआ है। ये भी यार यही हमारे यहाँ रोना है कि एमसीक्यू बनाते वक्त इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बैलेंस शीट ही होती है। अब स्टेट, लेकिन मैं दो आंसर इसमें सही हैं, लेकिन ये और पास पेपर का सवाल है ये। देखिए पेपर बनाने वाले किस तरह पेपर बनाते हैं यार के वो है। लेकिन भाई यहाँ बैलेंस शीट क्योंकि सिंगल एंट्री की सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यकीनन इसका जवाब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बैलेंस शीट है। ये जितने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बैलेंस शीट को बैलेंस शीट के नाम से नहीं पुकारते,
बैलेंस शीट को वो कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन बेटा सेकंड ईयर अकाउंटिंग के सिनेरियो में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बैलेंस शीट कहना चाह रहा है वो यहाँ पर। लेकिन जिसने पेपर बनाया है उसको चाहिए था कि ए में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ना रखता, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना दे दिख देता यहाँ। चलें, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। आगे चलो मेरे बच्चों, आगे चलो मेरे बच्चों। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज यूजुअली प्रिपेयर टू फाइंड आउट। फिर आ गया कि 23 में कि हम जो ओपनिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं बेटा? क्या बिगिनिंग में, ओपनिंग में क्या निकालते हैं? जी हाँ, कैपिटल एट स्टार्ट, बिगिनिंग निकालते हैं। जल्दी से बेटा कैलकुलेटर ऑन कीजिए, 24 का एमसीक्यू बताइए। कैपिटल है 5000 का, 5000 का एडिशनल है, और 6 मंथ का ये निकाल रहे हैं। 1300 क्या है, जरा आगे जाते हैं। 1300 ऑफ द कैपिटल एट स्टार्ट। अच्छा भाई, 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, कोई मसला नहीं। 6 का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, हम निकाल देते हैं। कैलकुलेटर ऑन कीजिए, कैपिटल एट एंड लिखिए 5000, उसमें ड्राइंग ऐड कीजिए। 300 पर मंथ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1800 की ड्राइंग हो गई। 5000 में 1800 ऐड करें, ये हो गए 6800, और 3000 और 1300 माइनस कर दें, 4300। तो बताइए आपके कैलकुलेटर पर माइनस करने से कितने का प्रॉफिट आ रहा है? जी हाँ, आपके कैलकुलेटर पर 2500 का जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन। चलिए जल्दी जल्दी 25 में बताइए कि कैपिटल एट एंड में से स्टार्ट निकाल दो। ये तो सिंगल एंट्री नेटवर्थ मेथड में होता ही यही है। एट एंड में से एट स्टार्ट निकालते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है। प्रॉफिट कब आता है? जब एट एंड ज्यादा हो। लॉस कब आता है? जब स्टार्ट ज्यादा हो। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? तो जी हाँ, इसमें आपको बी ठीक लग रहा है, अनएडजस्टेड इनकम और लॉस। आइए बेटा 26 पे आइए। 26 में प्यारे बच्चों, टाइम भी बिल्कुल खत्म हो गया, और 26 बस 8-10 एमसीक्यू मेरे ख्याल से रह गई हैं। अभी देख कितनी है, आगे चेक करते हैं। 33 हैं, 33 हैं, बस 2-4 हैं बेटा, होने वाली हैं आपकी। ये बताओ बच्चों कि इन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल 3-4 मरतबा ऊपर मैंने बताया? अब गलती नहीं करनी है तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ एबीसीडी में कौन सा जवाब सही है, कमेंट में लिखो। शाबाश, जल्दी 1 2 3 गो। जी हाँ, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वेरी गुड। जल्दी से आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ। रिसिप्ट और सेम पेमेंट अकाउंट जो है वो तो कैश बुक को कहते हैं बेटा, समरी ऑफ कैश बुक है वो। इसमें सारा कैश बुक का जिक्र बहुत ही आसान थी है। 28 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शोज ये कौन सा आइटम इसमें है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शो करता है? परचेज और सेल तो वो आता ही नहीं, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है नहीं, तो यकीनन इसमें एक ही जवाब है। लिखो बच्चों एबीसीडी में ए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आइए, अगर मैं फिर आ गया, ये 29 ऊपर आ चुका था, अगर ऊपर आ चुका है और तुम समझ चुके हो तो अब जवाब गलत मत देना। कैपिटल एट एंड में अगर मैं ड्राइंग ऐड कर दूं तो नेट इंक्रीज इन कैपिटल आ जाता है, फिर उसमें से स्टार्ट या एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस करूं तो प्रॉफिट आ जाता है। वो कह रहा है ड्राइंग ऐड करके अगर प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आएगा? जल्दी से ए बी सी डी। जी हाँ, कैपिटल एट स्टार्ट आएगा। शाबाश, शाबाश बच्चों। 30 दिस इज शोन एज लायबिलिटी, ये लायबिलिटी के तौर पे शो किया जाता है। बताइए कौन सा इसमें लायबिलिटी है? लोन टू एम्प्लॉय, ये हमारी तो फर्म की लायबिलिटी तो नहीं हो सकती, मुलाजिम को लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, ये तो एसेट्स है। एक्रूड एंड इनकम, जो पैसा लेना बाकी है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो हमारा प्रीपेड है। एक ही बचती है, सही कहा तुम लोगों ने, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये लायबिलिटी है, पैसा पकड़ लिया है।
लेकिन अभी माल बेचा नहीं है। आगे आओ। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 31 करेंगे अब हम। 31 में देख के बताइए, एमसीक्यू है कि ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है, जो कि 20% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यानी ये मार्कअप मेथड है। द अमाउंट ऑफ सेल्स आपको मालूम करनी है। मार्कअप मेथड में बेटा एक टेक्निकल बात ये होती है कि परसेंटेज कॉस्ट पे लगाई होती है। अब उधर उन्होंने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी था उसका 20% प्रॉफिट है, और एग्जामिनर कह रहा है सेल की रकम निकालो, तो इसका मतलब सेल उसका 120% होगा। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे इस सवाल के अंदर पूछ रहा है कि सेल मालूम कीजिए। अब आपसे एक सवाल है कि 80,000 किसी का 20% है, आपका उसको 120% निकालना होगा वापस। तो 120 डिवाइडेड बाय 20, जरा कैलकुलेटर पे आंसर निकालिए बेटा। क्या आंसर आता है, जरा जल्दी से सर को आंसर करके बताइए। क्या आपको ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है, सी ठीक लग रहा है, या आपको डी ठीक लग रहा है? ए, बी, सी, डी चेक करें। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि 80,000 को अगर हम सॉल्व करें 120% इसका वापस निकालें, तो क्योंकि खुद इटसेल्फ 20% है, तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या 4,80,000 आ रहा है बेटा? अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मैं प्रूफ कर देता हूं, देखें किस तरह। एक बात बताइए, अगर 80,000 20% कॉस्ट का प्रॉफिट है मेरे बच्चों, तो मैं 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 करूं तो 4 लाख आ जाएगा। अगर 4 की कॉस्ट हो, 80 का मुनाफा, वापस एड बैक करें तो क्या बताएं, सेल 4,80,000 आ जाएगी बेटा। ठीक है, आगे आइए। 32 बेटा, 32 द ओपनिंग कैपिटल 4125, एंडिंग इतना दिया हुआ है, ड्राइंग इतना दिया हुआ है, नेट इनकम। ये तो रिपीट हो गया, ये सेम एमसीक्यू पर आया था, ये तो रिपीट हो गया, सेम एमसीक्यू रिपीट हो गया, जिसमें 470 का हमने लॉस निकाला था। लास्ट आइटम, दिस आइटम टू बी एडिड टू एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीटमेंट इन द सिंगल एंट्री। एग्जामिनर कह रहा है कि द आइटम टू बी एडजस्टेड प्रॉफिट इन द लॉस सिंगल एंट्री, वो कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट होगा, ये भी समझें, ऐड होगा। तो देखिए इसमें 2 आइटम है जो इसमें 3 आइटम है जो इसमें आ सकते थे। 3 आइटम कौन से आ सकते थे इसमें? ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था। एक्रूड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट होते जब लेते, लेकिन यहां पे एग्जामिनर कह रहा है डिडक्ट नहीं, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए है एक्रूड इनकम आएगा, क्योंकि एक्रूड इनकम रिसीवेबल है, एसिड है, लेना है हमें। ठीक है बेटा, आई होप स्टूडेंट्स, माशाल्लाह जरा बड़ा लेक्चर था आज का, आपके समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह कल के कंपटीशन में आपका सिंगल एंट्री का पोर्शन अल्लाह ने चाहा तो 100% सही जाएगा। बाकी बैंकिंग, स्टैट्स और बाकी चीजों के लिए अब आप और चीजों को रिवाइज कीजिए। सिंगल एंट्री मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया, मजा आया। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, रमजान चल रहे हैं, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।